हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका मित्र, आपका दोस्त पीडी विश्वकर्मा और आपका सभी का स्वागत है हमारे इस एक स्पेशल वीडियो में, जिस वीडियो में हम भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप ल्यूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो आपके ल्यूसेंट जीके है उस पर जो आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु इज़ गोइंग टू बी अपेयर्ड इन एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस। जो भी व्यक्ति किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इन डिटेल्स इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, वीडियो आपकी हर प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और जो इसमें इतिहास के पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको रिवीजन के लिए ल्यूसेंट के सामान्य ज्ञान और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रश्न भी मिलेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है? इसका आंसर है दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो। जी हाँ, ये 3 देश थे जो 15 अगस्त को ही, हालांकि अलग अलग साल में आज़ाद हुए, लेकिन जो इनका डेट था वो डेट सेम था, 15 अगस्त। तो 3 देश थे, दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो। दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो, ये 3 कंट्रीज़ थे जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हालांकि ये देश अलग अलग सालों में, जैसे कि आपका जो दक्षिण कोरिया है 1945 में, बहरीन आपका 1971 में और कांगो आपका 1960 में आज़ाद हुआ। तो ये चीज़ भी आप रिमाइंड कर सकते हैं अपने आप को। तो इन फैक्ट से भी अपने आप को आप अवेयर रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? हालांकि गुलाम तो हुआ है, गुलाम नहीं हुआ है कम्प्लीटली, पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि उसकी टेरिटरी में घुसकर किसी एक इंडिपेंडेंट कंट्री ने उस पर रूल किया हो, जैसा इंडिया पे किया और भी बहुत सारे कंट्रीज़ पे किया। ऐसा नेपाल पे नहीं हुआ, लेकिन नेपाल एक समय में ब्रिटिश का एक आधिपत्य कॉलोनी था। मतलब इस तरीके से था कि ब्रिटिश संरक्षित जो अंग्रेज़ थे ना, अंग्रेज़ों के संरक्षण में नेपाल था। जब इंडिया पे लोग जब इंडिया को गुलाम बना रखा था अंग्रेज़ों ने, तो नेपाल भी क्या था, एक संरक्षण राज्य के रूप में उस समय पर था, जो अंग्रेज़ों के संरक्षण में ही नेपाल था। तो मतलब कुल मिला के उसने अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर रखा था, और इस वजह से उसने कभी भी अपनी टेरिटरी में जो है ना डिस्प्यूट नहीं हुआ। वो जल्दी ही अंग्रेज़ों के प्रति झुक गया, मान लेता था शर्तें नेपाल। तो इसी वजह से उसकी टेरिटरी पर, और उतना भी कोई इम्पोर्टेंट टेरिटरी नहीं था नेपाल उस टाइम पर, तो इस वजह से उसको मतलब कुल मिला के अंग्रेज़ों ने उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितने देश हैं? तीसरा प्रश्न है, विश्व में कुल कितने देश हैं? ये 195 है, जो कि ये हैं आपका एक जो यूनाइटेड नेशंस है वो अप्रूवेबल है। तो ये जो 195 कंट्रीज हैं, ये यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज्ड हैं। यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र जो है वो अप्रूव करता है इन 195 देशों को, कि पूरे विश्व में 195 देश हैं, लेकिन 193 हैं वो मेंबर हैं। और तो जो ताइवान है और कोसोवो है, ये ऑब्जर्वर राज्य के रूप में है। इनको अभी भी यूनाइटेड नेशंस की जो ना रिकॉग्निशन नहीं मिली है, तो क्योंकि ये डिस्प्यूटेड हैं। ताइवान आपको पता है डिस्प्यूटेड है विद चाइना, तो उसका एक अलग मैटर है। बाकी वो 193 सदस्य हैं, वो आपके जो है ना यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज करता है। अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ये है अल मलविया, ये इराक में है। अल मलविया ये है इराक में, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। काफ़ी बार क्वेश्चन में आ चुका है। अगला प्रश्न है, विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? सऊदी अरब में कोई भी मंदिर नहीं है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है, अगला प्रश्न ये है हमारा। और ये जो आपका है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब में
बिल्कुल कोई भी मंदिर नहीं है। वहाँ पर एक मेजर पॉपुलेशन रहती है हिंदुज़म की, एक बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है, लेकिन वहाँ पर फिर भी कोई भी मंदिर नहीं है, कोई भी हिंदू टेम्पल नहीं है, ना ही कोई आइस्कॉन मंदिर है। जबकि आइस्कॉन मंदिर वर्ल्ड में लगभग हर नहीं लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में पाया जाता है, लेकिन सऊदी अरब में फिर भी नहीं है। जबकि अबू धाबी में मंदिर बनाए जा रहे हैं इस टाइम पे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का आंसर बहुत सरल है, प्रशांत महासागर। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कि हिंद महासागर में जो है वो भारत की टेरिटरी कितने किलोमीटर तक लगती है। आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? इसका आंसर भी आप सब लोगों को पता है, सऊदी अरब। क्योंकि सऊदी अरब में ऐसा क्या है ना कि प्रिंसली स्टेट है वहाँ पे, मतलब प्रिंस लोग हैं। एक राजकीय कानून आज भी चलता है वहाँ पर। हालांकि धीरे धीरे वहाँ के कानूनों में लचीलापन आ रहा है। जो लॉ मेकर्स हैं सऊदी अरेबिया के या फिर गल्फ़ कंट्रीज के जितने भी हैं, वो सरिया कानून के हिसाब से चलता है। वहाँ का जो नियम कानून है वो सरिया कानून के हिसाब से चलता है। लोकतंत्र का बहुत कम वहाँ पे वो देखा जाता है। लेकिन जो सरिया कानून है उसमें भी अब धीरे धीरे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उनमें लचीलापन ला रहे हैं, और जो कठोर कानून थे उनको धीरे धीरे सही किया जा रहा है, थोड़ा सा लोगों के फेवर में किया जा रहा है। जैसे मतलब गर्ल्स को, वुमेन्स को अब वहाँ पे थोड़ा सा फ्रीडम दिया जा रहा है, उनको उतना टॉर्चर नहीं किया जा रहा है जितना उनके मतलब उसमें बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? आप सबको पता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और जो दूसरी सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट ग्रेट वॉल ऑफ कहाँ का है? तो वो है जो सेकंड लार्जेस्ट ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है। उसमें आपका राजस्थान में कुंभलगढ़ का किला है, वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? जाहिर सी बात है, जो सबसे ज़्यादा समृद्ध होगा वही सबसे ज़्यादा सैलरी भी लेगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता? ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन में उसके टिकट पे या डाक टिकट पे उस कंट्री का नाम नहीं होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आप सबको पता है कमल है। अब आप लोग मुझे एक चीज़ बताएं कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, और राष्ट्रीय फल क्या है? इन सभी प्रश्नों का एक सीरीज़ में लेकर आऊँगा, लेकिन आप लोग कम से कम राष्ट्रीय चिन्ह तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता है 5 सितंबर। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और है, 5 सितंबर को मनाया जाता है तो किसके? चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर। 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, जो हमारे सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में दूसरे राष्ट्रपति बने। तो शिक्षक दिवस उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था और काफ़ी कुछ वो करके गए इस फील्ड में। इस वजह से शिक्षक दिवस उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में गिराया गया था, एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। 6 अगस्त को जो गिराया गया था वो फैटमैन था, एक लिटिल बॉय था। दोनों गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। बहुत ही हॉरिफाइंग था वो सिचुएशन। आप सबको पता है कि एक काला इतिहास उसे कहा जाता है। जापान के इतिहास में उसे ब्लैक डे भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? आप सबको पता है 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। अगले आंसर की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? आप सबको पता है, इसका उत्तर है श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था। आप सबको बताना है कि राष्ट्रगीत किसने लिखा था। चलिए मैं ही बता देता हूँ, राष्ट्रगीत लिखा था श्री बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विश्वविख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? आप सबको पता है श्री वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम था, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो हिमसागर एक्सप्रेस चलती है आपकी जम्मू से कन्याकुमारी तक, जम्मू से कन्याकुमारी तक आपकी चलती है हिमसागर एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेलवे एग्जाम्स, क्योंकि ये रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनमें ज़्यादातर पूछा जाता है। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? ये थल सेना जो होती है उसका एक अधिकारी पद होता है जिसे जनरल कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव किया जाए। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? आप सबको पता है अमरनाथ जो है वो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कश्मीर में स्थित है गुलमर्ग। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? ये थे घनश्याम दास बिड़ला। इसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कन्फ्यूजन का मैटर क्या बनता है कि हरिजन को लेकर जो विचार थे वो गांधी जी के सबसे ज़्यादा देखने सुनने को मिले हैं। तो इस वजह से लोग गांधी जी का जो ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं उसमें गांधी जी का भी ऑप्शन होता है, महात्मा गांधी का, और लोग महात्मा गांधी पे टिक करके चले जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। जबकि हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हरविलास की रचना किसने की थी? हरविलास की रचना की थी श्याम श्रीनाथ ने। एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिविलासम की रचना किसने की थी? हरिविलासम की रचना किसने की थी? हरिविलासम की रचना जो की थी वो श्रीनाथ ने की थी, श्रीनाथ ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ये वो ह्यूम को, क्योंकि शिमला समझौता जो हुआ था, सॉरी, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये वो ह्यूम को। और ये वो ह्यूम कौन थे? ये वो ह्यूम थे जो कांग्रेस की जब स्थापना की थी उसमें इनका मेन रोल था। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उसमें जो मेन लीड रोल में थे वो ये वो ह्यूम थे। अब आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जो पहले सर्वप्रथम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस पार्टी के, वो थे चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो ये है आपका कर्नाटका में। हम्पी का जो खुला संग्रहालय वो कर्नाटका में है। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। किस लिए? जांच करने के लिए, जांच पड़ताल। जब महात्मा गांधी जी सहित बहुत सारे नेताओं ने इसके विरोध में आवाज़ उठानी शुरू की, तब जा कर के एक आयोग की स्थापना की गई जिसे हंटर आयोग कहा गया। और हंटर आयोग एक हंटर कमीशन भी बिठाई गई थी, उसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? स्वामी दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं वो मिलते हैं हमें सत्यार्थ प्रकाश में। ये 1875 में प्रकाशित हुआ था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आप सबको पता है, मूलशंकर ही उनका मूल नाम था। मूलशंकर ही उनका मूल नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। आप सबको बहुत अच्छे से पता है, श्री बाल गंगाधर तिलक, जो कि बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव गरम दल के नेता माने जाते हैं, गरम दल के लीडर माने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नारों पर भी मेरा एक सीरीज आएगा कि किसने कौन सा नारा दिया था, किस लीडर ने कौन सा स्लोगन दिया था। जैसे कि दिल्ली चलो, आप सबको पता है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी उन्होंने ही कहा था। महात्मा गांधी ने भी कई सारे, तो ये जो बहुत से स्लोगन से इंपॉर्टेंट हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, ये सारे स्लोगन्स जो हैं ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन पर भी एक सेपरेट लेक्चर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में। अब आप सब लोगों को एक आंसर देना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस किस लोगों ने मिलकर की थी, या किसने मेन लीड रोल प्ले किया था स्वराज पार्टी की स्थापना में। और ये किया गया था प्रयागराज, इलाहाबाद में। अगला जो है हमारा वो है आपका स्वतंत्रता आंदोलन और उसके वर्ष से संबंधित प्रश्न हैं, तो इन पर भी एक अच्छी नज़र डालिए क्योंकि ये भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में, और ये वो ह्यूम थे, इसके मेनली संस्थापक थे। काफ़ी सारे और लोग थे और सबसे ज़्यादा इनमें बैरिस्टर, वकील हुआ करते थे।
पहली जो इसकी की गई थी बैठक वो बॉम्बे में की गई थी, एक गुरुकुल में की गई थी, संस्कृत कॉलेज था। और 75 वकीलों ने इसमें भाग लिया था। इस वजह से इसे कहा गया था कि ये जो ग्रुप है ये वकीलों का बहुत मजबूत संगठन था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1885 ईस्वी में हुआ। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जिसे जाना जाता है, ये कब शुरू किया गया था और किसके खिलाफ शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था आपका 1905 ईस्वी में शुरू किया गया था बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बहुत मेन लीड प्ले किया था। इस आंदोलन को लीड करने में मेन रोल था उनका। और ये आंदोलन हुआ था किसके अगेंस्ट? ये आंदोलन हुआ था आपका बंगाल विभाजन, जो आपका था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में इस आंदोलन को रूप दिया गया था, स्वदेशी आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़े जलाए गए और जो नौकरियां थी लोग नौकरियों में थे, सर्विस में, सरकारी नौकरियों में जो लोग थे उन्होंने सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देना शुरू कर दिया, सरकारी स्कूल छोड़ना शुरू कर दिया। बहुत तरीक़ों से इस आंदोलन को सपोर्ट किया गया और इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाद में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 में। उस पर भी आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, आप सबको पता है। और मुस्लिम लीग की स्थापना की गई तो उसमें संस्थापक में थे वो अलग लोग थे, जिन्ना नहीं था। मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी आगे मैं आपको नाम बता दूंगा कि कौन लोग संस्थापक थे मुस्लिम लीग के, लेकिन जिन्ना ऑप्शन में आएगा तो आप जिन्ना मत मारिएगा। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 ईस्वी में कांग्रेस का बंटवारा हो गया था। दो गुटों के बीच में, कौन से दो गुट थे? एक नरम दल था, एक गरम दल था। नरम दल के नेता जो थे वो आपके तो जो नरम दल के लीडर थे वो उनमें से आपके गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग थे और भी कई सारे मेन लीडर थे। जबकि जो आपके गरम दल थे उसमें आपके लाला लाजपत राय थे पंजाब से, आपके गोपाल इनका क्या नाम है, नाम ध्यान कर पा रहा हूँ अगर मैं, तो अभी बात किया मैंने, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे और आपके जो बिपिन चंद्र पाल थे वो बंगाल से थे। तो इन्हें लाल बाल पाल कहा जाता था। ये तीनों लोग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका विरोध कर रहे थे और जिस वजह से इन्हें गरम दल कहा गया। 1907 में जब सूरत में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो वहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा हो गया और दो गुटों में कांग्रेस बढ़ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 1907 का पीरियड, इसको आप पूरी तरीके से ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आता है होम रूल आंदोलन। ये हुआ था आपका 1916 में। होम रूल आंदोलन का मतलब ये था, जैसा कि आयरलैंड की जो एक महिला यहाँ पे थी, उनका नाम एनी बेसेंट था, उन्होंने भी इसमें उन्होंने ही दरअसल होम रूल आंदोलन को चलाया था। और जो आपके ये बाल गंगाधर तिलक थे, इनका भी सेम यही था फंडा। तो इन लोगों ने होम रूल आंदोलन इसलिए चलाया क्योंकि जो आयरलैंड था वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रूल कर रही थी, लेकिन ऑफिशियली नहीं। ऑफिशियली मतलब रूल कर रही थी, लेकिन जो इंटरनली चलता था उनका होम रूल चल रहा था, मतलब आयरलैंड के लोग ही अपना शासन अपने ऊपर कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के संरक्षण में। तो होम रूल आंदोलन को इस परिप्रेक्ष्य में चलाया गया आपकी एनी बेसेंट के द्वारा कि जो चीज़ें हैं मतलब वो इंडियन खुद करें, इंडियन अपना कानून बनाएं, इंडियन अपना संविधान बनाएं, इंडियंस ही अपना सब कुछ करें, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के संरक्षण में। ब्रिटिश गवर्नमेंट को सत्ता नहीं चलानी चाहिए, इंडियंस को ही अपॉइंट करना चाहिए ताकि वो अपना सत्ता खुद चलाएं। तो ये था बेसिकली होम रूल आंदोलन। और ये कब चलाया गया? 1916 में चलाया गया तो होम रूल आंदोलन। अगला है हमारा लखनऊ पैक्ट कब हुआ? ये 1916 में हुआ। लखनऊ समझौता जो हुआ था वो आपका मुस्लिम लीग और जो आपकी कांग्रेस थी उसके बीच में हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में ये समझौता करवाया था आयरलैंड की जो मैंने बताया वो लेडीज़ थी, एनी बेसेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था उनका इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन इंडिपेंडेंट मोमेंट्स में एनी बेसेंट का काफ़ी अहम रोल था इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट में। तो इस वजह से लखनऊ पैक्ट में उन्होंने काफ़ी अहम भूमिका अदा की अपनी दोनों गुटों को आपस में मिलाने की। मानटेंग्यू घोषणा, अगला क्वेश्चन है मानटेंग्यू घोषणा कब की गई? ये 20 अगस्त 1917 में की गई मानटेंग्यू घोषणा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था, जिसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में ही
पंजाब के अमृतसर के जो आपका जलियांवाला बाग है वहाँ पर एक सभा की गई थी, शांति सभा निकाली गई थी। कोई विरोध प्रदर्शन बहुत एग्रेसिव नहीं था, शांति मार्च निकाला गया था, शांति सभा निकाली गई थी रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट विरोध ये था, इसलिए रॉलेट एक्ट क्या था बेसिकली कि इस एक्ट में ये लिखा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी आदमी को बिना वकील, बिना दलील और बिना उसके मतलब अंदर कर दिया जाएगा। मतलब बिना वकील, बिना दलील का इसे कानून कहा गया। इसमें ये था कि आप ना तो अपने याचिका आप इस कानून में बेसिकली यही बताया गया था कि आपको जब चाहे तब ब्रिटिश पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती बिना किसी वारंट के, और कोई दलील नहीं दे सकेंगे आप वकील नहीं रख सकेंगे। जब चाहे आपको अपने हिसाब से पुलिस सरकार आपको सज़ा सुना सकती थी। तो इसी के खिलाफ जो है वो अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा किया जा रहा था। अब ये जो आता है मेन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप सबको पता है 13 अप्रैल 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाया गया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन बेसिकली क्या था, खिलाफत आंदोलन जो था वो खलीफाओं जो थे मुस्लिमों के जो खलीफा थे वो तुर्की के थे। तो तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया। वहाँ पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चल रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पर जो खलीफा थे उनका जो पोजीशन था उसे डिमोलिश कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। तो उसके खिलाफ इंडियन मुस्लिम्स वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसे खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया, जिसे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों एक साथ चलाया था महात्मा गांधी जी ने। अब आता है अगला प्रश्न, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई। तो ये हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो आपकी, एक हंटर आयोग है और एक हंटर कमेटी है। हंटर आयोग कब बिठाई गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, और हंटर कमेटी एक दूसरी चीज़ से संबंधित है, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा डिटेल्स में। तो आप उससे अपने आप को कन्फ्यूज़ मत कर लेना है। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, 18 मई 1920 में। 18 मई 1920 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ, दिसंबर 1920 ईस्वी में। दिसंबर 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुई। 1 अगस्त 1920 में, जबकि इससे पहले हो गई थी 1919 में खिलाफत आंदोलन। चौरा चौरी की बात करें तो चौरा चौरी कांड होता 5 फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ, और उसी से दुखित होकर महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, और फिर बहुत सारे नेता जो थे वो महात्मा गांधी से गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए। अगले पे चलते हैं। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में होती है। अगला चलते हैं, देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये इसकी स्थापना कब होती है, अक्टूबर 1924 ईस्वी में होती है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसे HRA भी कहते हैं। इसकी स्थापना मेनली की थी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने। अगले पे चलते हैं, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927। अगले प्रश्न पे चलते हैं, साइमन कमीशन का भारत आगमन आया तो ये हुआ 3 फरवरी 1928। सबसे पहले समय साइमन कमीशन आया तो कहाँ पे उतरा था, ये भी पूछा गया। तो लाहौर में रेलवे स्टेशन पे उतरा था, जहाँ पर लाला लाजपत राय ने विरोध किया था, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, और उन्हें लाठियों से पीटा गया था, जिसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगले पे चलते हैं। So दोस्तों this is the end of the video. I hope video will be very helpful for you. It will boost your preparation, and thank you for watching this video till the end. आप लोगों से इतना कहूँगा, do support to this channel. वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, ताकि हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।